हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस क्रम में हमने मेंडल के विभिन्न वंशागति के नियमों के बारे में पढ़ा। और चूंकि मेंडल को उस समय उनके प्रायोगिक जो कार्य थे उसमें मान्यता नहीं मिली थी और उनके मृत्यु के लगभग 30 वर्ष बाद 3 अन्य वैज्ञानिकों ने उनके कार्य को मान्यता दिलाया। तब वैज्ञानिकों ने इस संबंध में अनेक प्रयोग किए और बहुत सारे ऐसे प्रयोग के परिणाम भी प्राप्त हुए जो मेंडल के नियम के विपरीत था, जो कि मेंडल का विचलन कहलाता है। इसी क्रम में हम पढ़ेंगे आज सहलग्नता और पुनर्संयोजन, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। तो मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस संबंध में बहुत सारे प्रयोग किए। उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया लिंकेज को और रिकॉम्बिनेशन को कि किस प्रकार होता है। लिंग सहलग्न जीनों के अध्ययन हेतु मॉर्गन ने ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई मक्खी के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो ये जो ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई मक्खी होता है, इसमें मॉर्गन ने कई द्विसंकर क्रॉस किए और इनका जो परिणाम था मेंडल के द्वारा जो मटर में किए गए द्विसंकर परिणाम था, कुछ में तो उनके समान था लेकिन कुछ जो है वो इनके विपरीत था। जैसे उदाहरण के लिए मॉर्गन ने पीला शरीर, बॉडी का जो रंग होता है वो पीला और जो आंख का रंग होता है वो श्वेत मक्खी, मॉर्गन मक्खी ड्रोसोफिला मक्खी फ्रूट फ्लाई का संकरण उसी जाति के भूरा शरीर और लाल आंख वाली मक्खी के साथ किया और F1 संततियों को उन्होंने आपस में क्रॉस करवाया। तब उन्होंने देखा F1 संतति जो मिला वो तो जो प्रभावी था वो दिखाई दिया, यानी पीला शरीर और श्वेत आंखों वाले मक्खी उसमें दिखाई दिए। और F1 संततियों का आपस में जब उन्होंने क्रॉस करवाया तो F2 का जो परिणाम था वो मेंडल के नियम के अनुसार 9:3:3:1 नहीं था, बल्कि इससे काफी उनको भिन्न परिणाम मिला। तो इसमें दो जीनों के स्वतंत्र कार्य करने पर इस प्रकार का परिणाम जो है वो आता है। मॉर्गन और सहयोगी जब ये प्रयोग कर रहे थे उस समय तक जीन्स की संरचना का ज्ञान हो चुका था। हम जानते थे कि जीन्स जो है वो किसी भी गुण को ले जाने वाला अनुवांशिक इकाई होता है, वाहक होता है, जो कि क्रोमोसोम्स नामक संरचना पर होता है और एक क्रोमोसोम्स में कई जीन्स उपस्थित होते हैं, यानी कई गुणों वाले जीन्स जो है वो एक क्रोमोसोम्स में उपस्थित होते हैं। तब उन्होंने इसको इनकी संरचना को समझाया और वे जब प्रयोग करते रहे तो उन्होंने ये भी जान लिया कि जब द्विसंकर क्रॉस में दो जीन जोड़ी एक ही क्रोमोसोम में स्थित होते हैं, जब हम डबल क्रॉस करवाते हैं, दो गुणों को लेकर क्रॉस कराते हैं, तो अगर दोनों गुणों का, जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया है, पीला शरीर और सफेद आंख, दो गुणों को लिया है, ये दोनों गुण वाले जीन अगर एक ही क्रोमोसोम्स में हैं, तो ये अलग अलग मेंडल के नियम के अनुसार स्वतंत्र वंशागति इनकी नहीं होगी, बल्कि ये हमेशा एक साथ ही अगली पीढ़ी में जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इस प्रकार का जो गुण होता है इसे मॉर्गन ने सहलग्नता शब्द या लिंकेज शब्द का नाम दिया। यहाँ तो हम केवल दो गुणों को लेकर कर रहे हैं, दो से अधिक गुणों वाले जीन्स भी अगर एक ही क्रोमोसोम्स में होता है तो जनरली क्रोमोसोम्स में स्थित जीनों के बीच में इतना आबंधन होता है, आकर्षण होता है कि वो एक दूसरे से अलग स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में विसंयोजित होने का या जाने का नहीं सोचते। लेकिन जब ये दो गुण वाले क्रोमोसोम्स अलग होकर इसमें दूसरे क्रोमोसोम्स के साथ जुड़ते हैं, एक क्रोमोसोम्स में स्थित दो गुण वाला जीन्स है उसमें से एक जो है वो दूसरे क्रोमोसोम्स के साथ जुड़ गया और नया कॉम्बिनेशन बना लिया, तब इसे कहते हैं पुनर्संयोजन या रिकॉम्बिनेशन। इसके पहले आप लोगों ने अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा है। अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम्स जो है इसका कुछ हिस्सा एक क्रोमोसोम का टूटकर दूसरे क्रोमोसोम में जुड़ता है
तो जो हिस्सा क्रोमोसोम्स का टूटकर दूसरे क्रोमोसोम्स के साथ जुड़ा, उस हिस्से में जितने भी जीन्स स्थित थे उस क्रोमोसोम्स के टुकड़े के साथ दूसरे क्रोमोसोम्स के साथ जुड़ गए और पुनर्संयोजित हो गए, रिकॉम्बिनेट हो गए। तो यह क्रिया कहलाती है रिकॉम्बिनेशन। इसको डिटेल में आगे हम जब क्रोमोसोम्स की संरचना को पढ़ेंगे तो ये और ज्यादा आप अच्छे से समझ पाओगे इस चीज को। मॉर्गन और उसके दल ने यह भी पता लगाया कि एक ही क्रोमोसोम्स में स्थित होने पर भी कुछ जीन जोड़ी में अधिक सहलग्नता थी, लेकिन कुछ में मतलब अधिक सहलग्नता होने के कारण ये पुनर्संयोजन करने में अक्षम थे, ये पुनर्संयोजन नहीं करते थे। और कुछ जो जीन्स होते हैं उनमें सहलग्नता कम थी, तब वो रिकॉम्बिनेशन कर सकते हैं, पुनर्संयोजन कर सकते हैं। तो ऐसे जीन्स जो पुनर्संयोजन कर सकते थे उनका जो प्रतिशत था वो ओनली 1.3% ही था, जबकि ऐसे जीन्स जिनमें लिंकेज की शक्ति ज्यादा थी, सहलग्नता की शक्ति ज्यादा थी, जो अलग होने की प्रवृत्ति नहीं रखते थे, उसका अनुपात जो है वो 37.2% था। ठीक है। मॉर्गन के शिष्य अल्फ्रेड स्टीवेन, इन्होंने एक ही क्रोमोसोम्स में जीन युग्म के पुनर्संयोजन आवृत्ति को जीनों के बीच की दूरी मापकर क्रोमोसोम्स में इनकी स्थिति का चित्र रिकॉम्बिनेशन मैप भी बनाया कि किसी क्रोमोसोम्स में जीन्स कितनी कितनी दूरी पर स्थित है, उनमें सहलग्नता की शक्ति कितनी है, रिकॉम्बिनेशन की शक्ति कितनी है। इसका पूरा एक मैप उन्होंने बनाया जो आजकल बहुत ज्यादा प्रयोग में लाए जा रहे हैं। पूरे जीनोम के अनुक्रम के निर्धारण में अनुवांशिक नक्शे, इसको अनुवांशिक नक्शा कहा जाता है और इसका उपयोग जो है वो बहुत अधिक किया जाता है। और बाद में फिर मानव जीनोम के अनुक्रमण परियोजना में भी इस अनुवांशिक नक्शे का प्रयोग किया गया और इसको वर्णित किया गया है। मे बी पॉसिबल इस उसमें आएगा तो हम पढ़ेंगे इसको। और इस प्रकार लिंकेज जो है वो, लिंकेज मतलब सहलग्नता, एक ही जीन में स्थित जीन्स के बीच में आपस में जुड़े रहने की शक्ति, अलग नहीं होने की शक्ति क्या कहलाती है? लिंकेज या सहलग्नता कहलाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बहुजीनी वंशागत की क्या होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो मेंडल ने जिन 7 लक्षणों को मटर में लिया था और उन्हें अध्ययन किया था, उनमें उनको स्पष्ट रूप से विपर्यायी गुण मिले थे, जैसे कि सफेद के साथ बैगनी रंग है ना, बीच का जो रंग है सफेद और बैगनी के बीच के अलग अलग रंग उनको नहीं मिले थे। लंबे के साथ बौना पौधा मिला था, लंबे और बौने के बीच का जो लंबाई का माप है वह उनको नहीं मिला था। तो इस प्रकार उन्होंने जो प्रयोग करके बताया उसमें ये नहीं पता चल पाया था उस समय, और जीन्स की संरचना के बारे में भी नहीं पता था। तो इस प्रकार के लक्षण जो बीच के होते हैं, जैसे मनुष्य में अगर देखा जाए तो कई माप आधार इसका मिलता है, जैसे केवल लंबे या केवल बौने मनुष्य ही नहीं होते हैं, बीच के कई ऊंचाई के मनुष्य जो है वो होते हैं। इसी प्रकार रंग को अगर हम लें तो केवल गोरा या केवल काला रंग नहीं होता है, बल्कि इनके बीच के कई रंग होते हैं। तो इन रंगों को या इन गुणों को प्रभावित करने वाले जीन्स कौन से होते हैं? तो इस प्रकार बहुत सारे गुणों का निर्धारण करने वाले जो जीन होते हैं, एक क्रोमोसोम जिसमें कि केवल एक गुण का विपर्यायी गुण नहीं बल्कि उनके बीच के भी कई गुणों को निर्धारित करने वाले जो जीन होते हैं, इसे ही बहुजीनी वंशागत की कहा जाता है। जैसे अनेक जीन के शामिल होने के अतिरिक्त बहुजीनी वंशागत की में पर्यावरण के प्रभाव को भी देखा जाता है। मनुष्य में पर्यावरण के प्रभाव के कारण भी उसके रंग में, उसके हाइट में और उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आ जाता है ना। कोई भी मनुष्य ना तो पूरी तरह माता की तरह होता है ना तो पिता की तरह होता है, कभी कभी माता और पिता के विपरीत गुण भी उसमें प्रदर्शित होने लगते हैं। जैसे त्वचा का रंग का उदाहरण अगर हम ले तो त्वचा न केवल गोरा या काला होता है बल्कि इसके बीच के भी बहुत सारे रंग होते हैं,
गेहुआ रंग होता है, थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा लाइट, बहुत सारा फर्क होता है ना। तो इस प्रकार अगर हम बहुजीनी विशेषक के बारे में बात करें तो फिनोटाइप में प्रत्येक एलील का अपना योगदान होता है, अर्थात प्रत्येक एलील का प्रभाव योजी होता है। इसे भली भांति समझने के लिए हम अगर कल्पना करें कि ए बी सी 3 मनुष्य है, उसमें ये ए बी सी जो है वो जीन है मनुष्य के क्रोमोसोम्स में, जो मनुष्य के त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। प्रभावी स्वरूप अलील ए, बी या सी त्वचा के गहरे रंग का नियमन करते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी जो है वो त्वचा के गहरे रंग का नियमन करते हैं। और जो अप्रभावी कारक होता है यानी स्मॉल ए, बी और सी त्वचा के उजला रंग के लिए उत्तरदायी है। गहरा रंग मतलब मिलेनिन की मात्रा का ज्यादा बनना और हल्का रंग मतलब मिलेनिन की मात्रा का कम बनना। ये सभी प्रभावी एलील अगर हम जोड़े में इनको ले तो कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी के जीनोटाइप का रंग जो है वो सबसे गहरा यानी मनुष्य का रंग जो है वो डार्क होगा। इसी प्रकार अगर सभी एलील स्मॉल लेटर में है, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, तो त्वचा का रंग जो है वो सबसे ज्यादा हल्का यानी कि गोरा होगा। पर इनमें ये जो एलील है अगर आपस में मिल जाए, एक कैपिटल ए के साथ एक स्मॉल ए, एक कैपिटल बी के साथ एक स्मॉल बी, एक कैपिटल सी के साथ स्मॉल सी, तो उसका रंग जो है वो गेहुआ यानी उन दोनों के बीच का हो जाएगा। इसी प्रकार अगर कैपिटल ए के साथ एक कैपिटल ए बी और एक स्मॉल बी, दोनों स्मॉल सी हो जाए तो उसका रंग जो है वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इन तीनों एलील का बहुत सारा जोड़ा बना सकते हैं और इन बहुत सारे जोड़ों में त्वचा का रंग जो है वो बहुत सारे रंगों का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें? जो प्रभावी है वो डार्क और जो अप्रभावी है वो हल्का रंग है, तो इनका मिक्सर अगर हम करें डार्क और लाइट का तो त्वचा के बहुत सारे रंग हमको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जीनोटाइप में प्रत्येक प्रकार के एलील की उपस्थिति उस व्यक्ति की त्वचा के गहरे और हल्के रंग का निर्धारण कर देती है। और बहुप्रभाविता के बारे में तो हमने पहले पढ़ चुका है, फिर भी अगर यहाँ पर आपके बुक में दिया हुआ है, आई थिंक इसे हम पहले पढ़ चुके हैं। बहुप्रभाविता जब एक ही जीन कई प्रकार के गुणों को प्रभावित करता है तब ऐसे जीन को बहुप्रभावी जीन कहते हैं। अधिकतर मामलों में बहुप्रभाविता का मुख्य कारण एक जीन का उपपचयी परिपथ पर प्रभाव डालना होता है। ज्यादातर जीन्स जो है वो एंजाइमों की क्रियाविधि के द्वारा नियंत्रित किए मतलब जीन्स जो है वो एंजाइम के क्रियाविधि को नियंत्रित करते हैं और अपने अभिलक्षण को प्रदर्शित करते हैं। तो इससे विभिन्न दृश्य प्रारूप या फिनोटाइप लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। मनुष्य में होने वाले फिनोल कीटोमेह व्याधि इसका एक उदाहरण है। इसको अपन आई थिंक नहीं पढ़े थे। ये जो है वो यूरिन है ना, मतलब इससे संबंधित बीमारी है। ये रोग फेनिल एनेलिन हाइड्रोक्सिलेज नामक एंजाइम के लिए उत्तरदायी जीन में उत्परिवर्तन यानी एकल जीन उत्परिवर्तन के कारण होता है। यूरिन के रंग यूरिन के बाहर आने के बाद जो है वो व्हाइट कलर का होगा या ब्लैक कलर का हो जाएगा, यह इसी एंजाइम के द्वारा निर्धारित होता है। अगर इस एंजाइम का फॉर्मेशन होता है तो यूरिन सही रहता है। अगर इस एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होता है तो वायु में खुला रखने के बाद कुछ देर बाद यूरिन जो है वो काला पड़ जाता है, जिसे जो एक प्रकार का रोग फिनाइल कीटोमेह व्याधि या रोग का उदाहरण है। यह अनेक दृश्य प्रारूपिक लक्षण, फिनोटाइपिक लक्षण, मानसिक मंदन, बालों के कम होने और त्वची रंजन के द्वारा भी अभिव्यक्त किया जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। लिंग निर्धारण का चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम कल पढ़ेंगे।